हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई मेंटेन किए होंगे, बनाए रखे होंगे। तो ठीक, हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आज बायोलॉजी का पहला टॉपिक पढ़ेंगे और बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, है ना भाई। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि आपने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अब उसी से हम आगे बढ़ेंगे मानव में पोषण तथा पाचन के बारे में। तो आज हम देखिएगा पाचन के बारे में स्टार्ट करेंगे और पाचन के बारे में ही पढ़ना चालू करेंगे। चलिए देखते हैं भाई, पाचन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से देखते हुए एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। पहली हेडिंग आप बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली हेडिंग आप बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बात पे फोकस करिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जो है ये क्या है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस बात पे भैया दो चीजों को याद रखना है, देखना ध्यान से। ये चीज डाइजेस्टिव सिस्टम या इसे बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जहां भी तंत्र वर्ड आए, जहां भी तंत्र वर्ड आए तो तुरंत समझना एक लंबा प्रोसेस होगा। एक तंत्र का मतलब एक सिस्टम जो है ना, कि लंबे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं होंगी। पाचन तंत्र में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं होंगी। तो पाचन तंत्र देखो दो कंडीशन में याद रखना। एक तो हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलोगे भाई, एक बोलोगे भैया आहार नाल, ध्यान देना। एक तो बोलते हैं आहार नाल, और क्या होता है ध्यान सुनना, आहार नाल। एक वर्ड क्या है सर, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल हो जाएगा, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ये आहार नाल। एक और क्या होता है, बोलेंगे सर एक और होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ध्यान देना, एक होता एलिमेंट्री कैनाल और एक होता डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन, ये नोट कर लेंगे, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। अब ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आएंगे और पाचन ग्रंथियां में कौन कौन आएंगी। तो ध्यान से देखो भाई, एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है, आहार नाल में जैसे हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, माउथ, फिर एसोफेगस जो फूड पाइप है, उसके बाद आएगा स्टोमक, उसके बाद हमारा पड़ेगा आगे चल के सीकम हो जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, है ना, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट पोर्शन वो एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पोर्शन होता है, रेक्टम और एनस। बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, तो बोलोगे जो पाचन के लिए, ऐसी ग्रंथियां जो पाचन के लिए क्या करती है भैया, रस निकालती होंगी, कहीं ना कहीं एंजाइम सीक्रेट करती होंगी, ऐसी ग्रंथियों को ही हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आती है, तो ध्यान देना, तीन ग्लैंड लिखेंगे। कौन कौन भैया, एक तो लिख लेना सैलिवरी ग्लैंड, एक होता सैलिवरी ग्लैंड, एक होता सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से मतलब क्या हो जाएगा सर, लार ग्रंथि। क्या नाम दोगे भैया, लार ग्रंथि। दूसरा क्या हो जाए भैया, एक तो सैलिवरी ग्लैंड है, यही से देखो जठर रस, या इसी से पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज, या इसी को बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय से भैया एक रस निकलता है जिस रस का नाम है ट्रिप्सिन। जो जो ट्रिप्सिन होता है, ये हमारे जो भोजन होते हैं आमाशय में, जब ये छोटी आंत में प्रवेश करेंगे तो यही ट्रिप्सिन मिलते हैं, जो प्रोटीन्स पेंटोन्स में बदला हुआ होता है, उस पेंटोन्स को यही अग्न्याशय से निकलने वाला रस ट्रिप्सिन उस पेंटोन्स को अमीनो अम्ल में या अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है ना। तो पेनक्रियाज हो जाएगा। यहीं से लीवर भी लेते हैं हम, यहीं से लीवर भी लेते हैं। लीवर क्यों लेते हैं भैया, सर लीवर अर्थात यकृत। लीवर, अगर सबसे पूछा जाए ना सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है, तो लीवर ही है।
वजन कितना है? तो इसका वजन सर 1.5 किलोग्राम है। यहां से कोई रस निकलता, हाँ सर एक रस निकलता है जिस रस का नाम है पित्रस, या इसी को बोलते हैं बाइल जूस, है ना, पित्रस निकलता। अभी उसको हम पढ़ेंगे आगे क्या है। सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा, पैनक्रियाज से निकलेगा ट्रिप्सिन रस, और हम लोग देखेंगे किससे भैया, लीवर से कौन सा रस निकलेगा सर, बाइल जूस निकलेगा। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। कौन कौन सी ग्लैंड है डाइजेस्टिव? सैलिवरी ग्लैंड है ना भाई, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, या बोल सकते हो पैनक्रियाज हो जाएगा, और उसके बाद लीवर हो जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड से क्या, एमाइलेज या लाइपेज वर्ड आएगा, एमिलेज भी बोलते हैं। पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन रस, लीवर से सरपित्रस। आगे इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। आहार नाल में क्या क्या आएगा, आहार नाल में नोट करेंगे आप। आहार नाल में सबसे पहले तो भैया माउथ ही स्टार्ट करो, माउथ, यहीं से बकल कैविटी बनती है ना, ओरल कैविटी जिसे बोलते हो, माउथ हो जाएगा, या माउथ कैविटी लिख सकते हो आप, माउथ कैविटी, है ना, माउथ कैविटी, या इसे बोले मुख गुहिका। क्या नाम देंगे हिंदी में? मुख गुहिका, याद रखिए मुख गुहिका, ये हो जाएगा। आगे इसके बाद क्या भैया, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस, देखिए ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस का अर्थ क्या होगा सर, ग्रास नली। क्या होगा भैया, ग्रास नली, है ना। फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे सर, क्या, स्टोमक, स्टोमक हो जाएगा। स्टोमक को क्या बोलोगे भाई सर, आमाशय। ये किसके पार्ट है सर, ये भैया बोलोगे भैया ये सब आहार नाल के पार्ट हैं। स्टोमक के बाद क्या आएगा भैया सर, सीकम लिख ले ना, सीकम लिख ले, यही यही से लिख लो सीधा सीधा, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लो, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लो, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसी को बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं भैया, छोटी आंत बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, छोटी आंत, है ना। आगे क्या बोल, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे इसको सर, बड़ी आंत। देखना ध्यान से, ये बड़ी आंत हो जाएगा। ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे सर, ये सब पार्ट हैं आहार नाल के, एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट हैं। ये सवाल पूछा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी से कितनी है, तो बोलोगे सर एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो है वो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है भैया, 8 से 10 मीटर होती है ना, 8 से 10 मीटर होती है। और पूछेगा कितना फीट, तो बोलोगे सर 30 से 32 फीट होती है, 30 से 32 फीट होती है। आगे इसके बारे में अभी मैं एक एक के बारे में पढ़ूंगा। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलोगे सर जो आहार नाल होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, एनस तक होता है। कहाँ तक भैया, एनस तक। माउथ माने मुख से स्टार्ट होता है, मुख से इसका प्रारंभ बिंदु है, और एनस का मतलब हो जाएगा भैया गुदा द्वार तक। कहाँ तक, गुदा द्वार तक, ये याद रखना, कहाँ तक, गुदा द्वार तक। माउथ एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है सर, माउथ से लेकर के गुदा द्वार तक, ठीक ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में सर ये माउथ हो जाएगा, ऑसोफेगस हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा, सीकम भी आप लिख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। इसी लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीजें मिलते हैं, एक तो रेक्टम बोल देते हैं भैया, रेक्टम, मलाशय, और यहीं में देखो एक और वर्ड आता है एनस, यहीं से एनस बनते हैं। इसके पार्ट भी हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे छोटी आंत में क्या होता है, डेओडेनम हो जाएगा, जेजेनम हो जाएगा, इलियम हो जाएगा, इसको भी हम पढ़ेंगे, डेडेनम, जेजेनम, और डिओडेनम और इलियम। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब हम लोग आगे एक और बात बढ़ते भैया, ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे सर, सीकम क्या होता है, ध्यान से देखो भैया, सीकम, सीकम, सीकम क्या है, सीकम क्या है, तो सीकम भैया क्या है, बोलोगे सर जहां पे, सीकम सुन लो पहले, जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत, देखिए जो बड़ी आंत का डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, और छोटी आंत का डायमीटर कम होता है। जब बड़ी आंत छोटी आंत के ऊपर जैसे देखो जुड़ेगी, याद रखना, छोटी आंत का डायमीटर कम और बड़ी आंत का डायमीटर माने उसकी जो मोटाई होती है छोटी आंत की कम होती है, बड़ी आंत की ज्यादा होती है। तो छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर चढ़ेगा सर, एक लेयर मोटी बन जाएगी। हाँ, जब एक छोटे कोई कवर के ऊपर ऊपर चढ़ाओगे तो वहां पे जहां जितना जो चढ़ेगा, लेयर आउट करेगा, ये क्या करेगा सर, मोटी लेयर हो जाएगी। इस मोटी लेयर को ही क्या बोलते हैं सर, सीकम बोलते हैं। क्या नाम दोगे, सीकम दोगे। क्या, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिलती हैं उस ही हिस्से को, उसी मोटी नली को क्या बोलते हो सर, सीकम बोलते हैं। क्या लिख लेंगे, छोटी आंत, इस बात को नोट करेंगे, छोटी आंत एवं एवं बड़ी आंत,
बड़ी आंत के बड़ी आंत के बड़ी आंत के मिलने से एक एक मोटे स्थान एक मोटे स्थान का एक मोटे स्थान का उभार या निर्माण होता है। निर्माण होता है निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर? सीकम बोलते हैं। जैसे अगर देखें तो ये एक छोटी आंत मान लो, ये देखो छोटी आंत है, इसको क्या नाम दे दे भैया? ये सर छोटी आंत है। देखना ये छोटी आंत है। और यहां से अगर बड़ी आंत देखें तो मान लो बड़ी आंत देखो ये ले लेते हैं हम, देखना ध्यान से, ये वाली ऐसे हम यहां से इसके ऊपर से लेयर ले लो, ऐसे देखो ऐसे एक लेयर ले लेते हैं ऊपर। अगर ये अगर मान लो ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है ना, ये बड़ी आंत है। अगर बड़ी आंत और छोटी आंत जहां पे जुड़ रही सर, यहीं पे जुड़ रही, देखो ज्वाइंट तो यही ना, ज्वाइन कहां करें सर? यहाँ पे ज्वाइन करें। अगर ज्वाइंट यहाँ पे इनका है तो इसी हिस्से को क्या बोलोगे? इसी हिस्से को बोलोगे सर सीकम। सीकम इसी स्थान को क्या बोलेंगे? सीकम। जहां पे छोटी आंत और ये बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जिस भी हिस्से में या जहां भी जुड़ते हैं वे आपस में मिलते हैं, उसी हिस्से को, ये वाला हिस्सा ही क्या कहलाएगा भाई? यही वाला हिस्सा सीकम कहलाएगा। बात समझ में आई ना? इस हिस्से को क्या कहोगे सर? इसी मोटे वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। या एक मोटी नली विकसित हो रही है यहां से ना, ये मोटी नली विकसित हो गई। यहां तक नली क्या थी? पतली। जहां से मोटी नली विकसित हो या मोटे स्थान का निर्माण होता है या मोटी नली का विकास होता है, तो वहीं पे क्या होता है सर? सीकम होता है। वहीं पे क्या होता है भैया? सीकम होता है। देखो यहीं पे जो होता है, यहीं पे क्या होगा? कृमि रूप उभार बोलते हैं। ध्यान देना, यहीं से किसका निर्माण होगा सर? यहीं पे कृमि रूप, याद रखना, कृमि रूप उभार। यहीं से किसका निर्माण हो जाएगा? कृमि रूप उभार का। या इसी को बोलते हैं यर्म डर्म। देखो क्या बोलते हैं? यम फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हो? यम एम फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इसी चीज को बोलते हैं यम फॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर है ना? ये बात समझ में आई? सीकम क्या है भाई? सीकम क्या है? बोलोगे सर जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं तो एक मोटी नली का विकास होता है, एक मोटी नली वहां से डेवलप होती है। जो मोटी नली डेवलप होती है यहीं से इसी हिस्से को क्या कहते हैं सर? इसी हिस्से को हम सीकम कहते हैं। सीकम के पास ही क्या होता है सर? एक कृमि रूप उभार होता है, माने यर्म फॉर्म अपेंडिक्स जिसका नाम देते हैं। चलें आगे भैया। अब देखिए एक एक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले इस बात को कंप्लीट करेंगे। अब क्या एक और है, क्या होगा? पोषण के चरण। क्या लिखोगे हेडिंग सर? पोषण के चरण। हेडिंग बनाएंगे पोषण के चरण। स्टेप्स ऑफ क्या बनाएंगे हेडिंग भैया? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है ना? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन नोट करिएगा। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के चरण। क्या हो जाएगा? पोषण के चरण हो जाएगा। याद रखना, पोषण के चरण। पोषण के कितने चरण होते हैं? बोलोगे सर पोषण के 5 चरण होते हैं। पोषण के निम्न 5 चरण होते हैं, या निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। ये बात समझ पा रहे हो ना? पोषण के चरण, पोषण, स्टेप्स ऑफ पोषण या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है क्या? बोलोगे सर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे पोषण होता है। जैसे पहले इंजेक्शन होता है, माने अंतर्ग्रहण, मुंह को भोजन को मुंह के अंदर ले जाएंगे तो वो इंजेक्शन है। वो भोजन आएगा तो कहाँ? देखो भोजन कहीं रुक रहा है यहाँ पे? नहीं सर, जब हम चबाएंगे च्यूइंग करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा आइसोफेगस के होते हुए आमाशय में। तो जहां तक भोजन चलता रहता कंटिन्यू, देखो भोजन खाए तो यहाँ से चल के आमाशय तक गया, ये इंजेक्शन है। ये क्या? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा सर? पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होता है सर? जब भोजन पचेगा सर अवशोषण होगा। तो ध्यान से एक एक बात नोट करना। क्या भैया सर? पहले क्या होता? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता भैया? पहले क्या होता? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो।
दूसरा सर, पहले भोजन हम लेंगे तो मुंह के अंदर जब लेके जाते हैं तो उसी को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं उसी को सर? इंजेशन बोलते हैं उसी को, इंजेशन, है ना, इसी को इंजेशन बोलते हैं, भोजन का अंदर ले जाना। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, भोजन का मुख के माध्यम से या मुख की सहायता से भोजन का मुख की सहायता से अंदर लेने की प्रक्रिया अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है ना? अब कोई पूछेगा सर इंजेक्शन क्या है, बोलोगे सर भोजन को मुंह में अंदर ले जाएंगे किसके सहारे सर? हाथ। हेल्प कौन करता सर? हाथ के सहारे लेते ना। अगर हाथ ना रहता तो क्या भोजन अंदर ले जा पाते? नहीं ले जा पाते। तो अंतर्ग्रहण क्या है? तो बोलोगे हाथ की सहायता से भोजन को मुंह के अंदर ले जाना ही क्या कहलाता भैया? है ना, मुख की सहायता से अंदर लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? बोलोगे सर इसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अगला क्या होगा? पहला स्टेप क्या? पहला स्टेप सर अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप है पाचन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन। दूसरा क्या है सर? डाइजेशन है, पाचन। पाचन क्या भाई सर? ये पाचन तो आमाशय से स्टार्ट होगा। कहां से होता है? आमाशय से। पाचन कहां से प्रारंभ होगा सर? आमाशय से। वैसे तो पाचन को बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले माउथ में ही पच जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो सबसे पहले पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। कहां पे हो जाता है? तो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट पच जाता है ना। तो वो अलग बात है, अलग विषय है। तो यहाँ पे याद रखें पाचन कहां से बोलोगे? पूर्ण रूप से जो पाचन स्टार्ट होना चालू होता है वो आमाशय से, है ना। ये डाइजेशन हो जाएगा। आगे क्या होगा भाई सर? पहला अंतर्ग्रहण पढ़ लिए, दूसरा क्या? डाइजेशन। तीसरा क्या आएगा सर? अवशोषण। क्या पढ़ोगे? अवशोषण। ध्यान देना, ये भी हिस्सा है किसका? अब्जॉर्प्शन। या लिख लो अब्जॉर्प्शन, या बोलेंगे इसी को अवशोषण। ध्यान देना, ये कौन सा स्टेप हो जाएगा सर? तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होगा सर? चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन। क्या लिखोगे? एसिमिलेशन, है ना, लिख लेंगे एसिमिलेशन, है ना। इसमें क्या होता सर? इसमें क्या होता? बोलोगे सर इसी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। इस बात को समझना, बता रहा हूं क्या होता है। एक लास्ट में और एक स्टेप होता है सर। कौन सा स्टेप लास्ट वाला? बोलोगे डिफेशन। क्या भैया? डिफेशन, है ना। यहां से थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये लिखेंगे भैया डिफेशन, FAECTION, है ना। इसका क्या होता है भैया? इसका मतलब क्या होता है? बोलोगे सर मल त्याग। इसका क्या? मल त्याग। यहां देखिए अवशोषण क्या है? जब हमारा भोजन आमाशय से आगे बढ़ेगा छोटी आंत में, तो आमाशय से आगे बढ़ने के बाद जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है? भोजन पच जाता है। तो पचने के बाद भोजन जब पच जाएगा तो पचने के बाद कहां जाएगा सर? स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, अर्थात ब्लड वेसल्स में जाएगा। जब भोजन छोटी आंत से, देखना ध्यान से, अगर मान लो ये छोटी आंत मेरी है, अगर मैं इसको छोटी आंत का शेप देता हूं कि अगर ये छोटी आंत है और छोटी आंत से जितने भी प्रोटीन्स हैं अमीनो अम्ल में बदले हुए हैं, जो भी फैट्स हैं फैटी एसिड में बदले हुए हैं, कहने का मतलब जो बचे हुए पोषक तत्व थे, अगर ये पोषक तत्व कहां प्रवेश कर जाए? बोले कि सर अगर ये पोषक तत्व किस में प्रवेश करने लगे? ब्लड में। जब ये पोषक तत्व ब्लड में प्रवेश करेंगे इसी चीज को क्या बोलते हैं सर? इसी चीज को अवशोषण बोलते हैं, इसी चीज को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पोषक तत्व हैं जब छोटी आंत में प्रवेश करने लगेंगे उसी बात को हम क्या बोलेंगे भैया? उसी को अवशोषण बोलेंगे। एसिमिलेशन क्या है सर? स्वांगीकरण क्या है? अब ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या बताया? छोटी आंत से ब्लड वेसल्स में पोषक तत्व गए। अब ये क्या थी? ब्लड वेसल्स, है ना। अब ब्लड वेसल्स में क्या हुआ भाई? ब्लड वेसल्स में जो रक्त की कोशिकाएं, इसमें जो पोषक तत्व गए हैं,
जो ये पोषक तत्व गए ब्लड में और ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, बोलो कि सर ये पूरी तरीके से इसमें घुल जाए, ये पूरी तरीके से घुल जाए। अगर जब तक नहीं घुलते हैं तब तक वो अवशोषण है। जैसे पोषक तत्व ब्लड में पूरी तरह से प्यूरिफाई, मतलब कहा जाए पूरी तरीके से घुल जाए, जब पूरी तरीके से घुल जाएंगे तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है सर, वही प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाता है, वही प्रोसेस स्वांगीकरण कहलाता है। बात समझ में आई ना? रक्त में पोषक तत्वों का पूरी तरीके से मिल जाना, रक्त में पोषक तत्वों को पूरी तरीके से मिल जाना, यही कहलाता है स्वांगीकरण। छोटी आंत से पोषक तत्व का रक्त की कोशिकाओं में जाना अवशोषण कहलाता है। मल त्याग किसे कहते हैं, बोलोगे शरीर के अंदर जितने भी अपवर्ज्य पदार्थ हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं पदार्थ बचे हुए हैं, जिनसे कोई पोषक तत्व नहीं है, जो कहा जाए एक प्रकार से अपशिष्ट कचरा जो बचा हुआ है शरीर में, उसी को क्या कहते हैं, अगर उसका शरीर से बाहर निकलना होता है तो वो मल त्याग होता है। तो कितना प्रोसेस पढ़े हम न्यूट्रिशन के सर, 5। कौन कौन सा सर? इंजेशन, इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या? डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब पाचन। तीसरा क्या भैया बोलोगे सर? तीसरा अंतर्ग्रहण या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। आगे है चौथा, चौथा क्या था भैया? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है सर? स्वांगीकरण। आगे कौन सा पढ़े सर? लास्ट पढ़े हैं, है ना, डिफेशन। डिफिएशन में क्या आएगा सर? इसमें आता है मल त्याग। क्लियर है ना? आगे बढ़े, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग क्या बनाना? इंजेशन। पहली हेडिंग हम बनाएंगे इंजेशन, ध्यान से देखना। पहली हेडिंग बनाएंगे इंजेशन, बनाइए पहली हेडिंग इंजेशन भैया। इंजेशन, इसको क्या बोलते हो भाई हिंदी में? सर इसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। ध्यान से देखना, हमने बताया ना अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं सर? इसी को लिखा गया कि जब भोजन, भोजन मुख से अंदर ले जाना। क्या भैया? अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन को मुख से, भोजन को मुख से, मुख से अंदर ले जाना, भोजन को मुख से अंदर ले जाना, ले जाना क्या कहलाता है सर? अंतर्ग्रहण कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अगर फूड को हम इंटर कर रहे हैं माउथ में तो वो चीज क्या कहलाएगा? इंजेशन कहलाएगा। अब आगे एक एक बात को मुझे बताओ, आगे एक एक बात और यहीं पे पढ़ेंगे। क्या भैया? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या इसी को बोलते ओरल मुख गुहिका। क्या नाम देंगे? मुख गुहिका। क्या नाम दोगे भैया? मुख गुहिका। मुख गुहिका क्या काम करती है सर? मुख गुहिका क्या है? ध्यान देना, मुख गुहिका क्या है सर? ये माउथ दिख रहे हो ना, माउथ, ये मुंह अगर खोले हम तो भीतर देखो जो जगह दिख रही है उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। वही है, माउथ के भीतर जितनी जगह होती है, उस जितनी जगह होती है उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। मुख जिस गुहिका में खुलता है, जिस गुहा में, माने कैविटी जगह, मुख जिस गुहा में खुलता है उसी को ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या? मुख जिस गुहा में, जिस गुहा, माने गुहा का मतलब खाली स्थान, खाली स्थान, मुख गुहा, मुख जिस गुहा में खुलता है, मुख जिस गुहा में खुलता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसी को मुख गुहिका कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। क्लियर है ना? इसी मुख गुहा में आगे क्या है? इसी में देखो जीभ है, टंग। क्या लिखोगे? टंग, है ना, टंग, TONGUE, टंग का अर्थ क्या सर? जीभ। अब ध्यान से सुनना, जीभ का काम क्या है? सबसे पहले ध्यान से एक एक बात सुनना, जीभ क्या काम करती है? आगे बढ़ ले थोड़ा सा। जीभ, अच्छा यहीं से लिखते चलो। यह क्या, जीभ को कैसे सर? ये मांसपेशियों का बना है। एक एक बात नोट करो, जीभ क्या है भी? बोलो कि सर जीभ जो होता है यह मांसपेशियों का बना होता है। देखना, यह मांसपेशियों, यह मांसपेशियों का, मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता भाई? यह मांसपेशियों का बना होता है। दूसरी कंडीशन क्या सर? यह भोजन, ये वर्क हो जाएगा, या भोजन को, भोजन को चबाने में, भोजन को चबाने में मदद या सहायता करता है, मदद करता है।
है ना। और भी कुछ लिख सकते हैं, हाँ भी और लिखो। क्या भैया, यह बोलने में, स्पीक करने, स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है, मदद करता है। और कुछ लिख सकते हो भैया, और भी लिख सकते हैं। यह भोजन को, या भोजन को, या भोजन को लार में मिलाने में मदद करता है, लार में मिलाने में मदद करता है। और लिख सकते हो सर, और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, और भी लिख सकते हैं भाई, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, और क्या लिखोगे, ये देखो यहाँ पे मदद करता है। आगे फिर क्या लिखेंगे, बोलोगे सर आगे लिख सकते हैं, ये हो गया मांसपेशी का बना होता है, भोजन चबाने में मदद करता है या बोलने में मदद करता है, या भोजन को लार में मिलाने में भी क्या करता है, मदद करता है। और क्या करता है सर, यह स्वाद देने, स्वाद देने में भी सहायता या मदद करता है, सहायता करता है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर जीभ नहीं होती तो क्या हम टेस्ट ले पाते भाई? तो अभी सोचो, अगर जीभ नहीं होती तो क्या टेस्ट ले पाते हम? सर नहीं टेस्ट ले पाते। अच्छा जीभ है तो टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट मतलब इसके अंदर स्वाद अगर दे रहा तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? बोलोगे जीभ के ऊपरी तल पे, माने ऊपरी सतह पे स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है भैया? स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसी को बर्ड्स बोलते हो। स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। यही स्वाद ग्रंथियां क्या करती हैं? बोलोगे सर यही जो स्वाद ग्रंथियां, यही स्वाद ग्रंथियां हमारे हमारे मतलब हमको टेस्ट देती है। अगर ये स्वाद ग्रंथियां नहीं होती तो क्या हमको टेस्ट मिल पाता? सर टेस्ट नहीं मिल पाता। तो ध्यान देना दो तीन बातें यार। अगर हम एक जीभ का शेप बनाए ऐसे, एक जीभ का शेप ऐसे हम बनाए भाई, ये ऐसे करके, ये जीभ का शेप अगर ऐसे बना लिया जाए, बोलेंगे सर आगे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना भैया। सबसे पहले ये जो आगे वाला हिस्सा, ये जीभ का ये आगे वाला हिस्सा है ना। जीभ का ये सबसे देखो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ऐसे, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है। देखो ध्यान से, आगे से थोड़ा हम पीछे ले लें भाई, यहां देखो ये वाला हिस्सा देख लो, ये वाला हिस्सा किनारे वाला, ये वाला हिस्सा देखो किनारे किनारे भाई, है ना। और आगे कुछ क्या भाई? हाँ सर यहाँ देखो, क्या भैया? यहाँ देखो ये वाला हिस्सा देख लो, ये सर यहाँ पे चार हिस्से दिख रहे हैं मुझे। जीप में कितने भाग हमने दिखाया? चार भाग दिखाया। सबसे आगे, सबसे पीछे, बगल की साइड, बीच, आगे से थोड़ा पीछे। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे मीठे का अनुभव होता है, मीठा का अनुभव। यहाँ पे कैसा अनुभव? खट्टा का, यहाँ पे खट्टा का। यहाँ पे किस चीज का अनुभव होता है सर? यहाँ पे नमकीन का अनुभव होगा, नमकीन, नमक का अनुभव होता है। यहाँ पे किस? कड़वा अनुभव होता है, याद रखना। इसी पे ढेर सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, ढेर सारी कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमको टेस्ट देने का काम करती हैं। तो सबसे पहले सबसे आगे किसका अनुभव होगा सर? मीठे का, है ना। सबसे साइड साइड में, कॉर्नर कॉर्नर पे, जो किनारे किनारे, वहां पे सर खट्टे का अनुभव होता है, खट्टा। आगे, आगे से थोड़ा पीछे नमकीन, और सबसे पीछे कड़वे का। तो बचपन हमारा था, हम दवा पीछे रख के खाते थे, इसका मतलब कड़वे पे रख देते थे, तो तुरंत ही मुझे तीखा लग जाता था। तो जीभ की बात समझ आई। जीभ एक मांसपेशी का बना हुआ अंग है, एक मांसक्यूलर है। दूसरा, ये भोजन चबाने में मदद करता है। तीसरी बात, ये बोलने में भी सहायता करता है। चौथी बात, इसमें ये क्या करता है? जितनी भी लार, मतलब माउथ में लार अभी पड़ेंगे, माउथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बोलोगे सर एमाइलेज, या नहीं मिले तो लाइपेज। आगे क्या भैया? इसके ऊपर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमें स्वाद देने का काम करती हैं। कितना स्वाद देखो भी सर, सबसे आगे मीठे का अनुभव होता है स्वाद का, और सबसे पीछे सर, सबसे पीछे कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। कॉर्नर, बगल बगल किसका सर? खट्टे का अनुभव होता है। आगे से थोड़ा सा पीछे या मध्य में बोल सकते हो किसका? सर नमकीन का अनुभव होता है। ठीक है, आगे बढ़ चले भैया। चलो देखो आगे करते हैं, यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग बनाएंगे टीथ, किसका? दांत। हेडिंग बनाओ दांत, टीथ, है ना। अब पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? दांत कैसे बना होता है? मुझे बताइए पहले, दांत किससे मिलकर बना हुआ? सर दांत जो होता है, दांत का निर्माण, इस बात को नोट करते चलेंगे। दांत का निर्माण, दांत का निर्माण किससे होता है सर? कैल्शियम, दांत का निर्माण कैल्शियम
और किससे होता है? Ca कैल्शियम और फास्फोरस। और किससे? फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस से। दांत का निर्माण किससे होगा? बोलोगे सर कैल्शियम और फास्फोरस से हमारे दांत का निर्माण होता है। हड्डियों का भी निर्माण इसी से होता है ना? हड्डियों का भी निर्माण यहीं से होता है। एक चीज और याद रखना, दांत का जो, देखो दांत का जो सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ टीथ, आउटर लेयर, दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे क्या बोलते हैं सर? इनेमल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इनेमल बोलते हैं। दांत का सबसे बाहरी जो हमको चमकता हुआ भाग दिखता है ना, दांत का चमकीला, दांत चमक रहा होता है, तो जो दांत में चमक पाई जाती किसकी वजह से सर? दांत में चमक पाई जाती इनेमल की वजह से। किसकी वजह से? इनेमल। और दांत का सबसे बाहरी लेयर भी यही है। सबसे दांत का आउटर लेयर, सबसे ऊपरी परत, सबसे बाहर वाली जो परत, वो भी कौन है? बोलोगे सर वो भी हमारी है, इनेमल है। एक चीज और याद रखना इनेमल के बारे में। इनेमल एक बात और बताता है, यह शरीर का, यह शरीर का, यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे कठोर भाग है। यह शरीर का सबसे कठोर, मतलब हार्डेस्ट पार्ट कौन है? बोलोगे सर सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर भाग कौन है? इनेमल है। दांत का इनेमल ही सबसे कठोर भाग है। यहाँ पूरे बॉडी का है ना, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन बोलेंगे? तो बोलोगे पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो बोलोगे सर सबसे कठोर भाग है इनेमल, है ना? दांत का वर्क क्या हो जाएगा सर? दांत का काम है भोजन को चबाना, भोजन को, भोजन को चबाना। दांत का काम क्या? भोजन को चबाना। और क्या करता भैया? जाहिर सी बात है, दांत को भोजन क्या करेगा? भोजन को चबाएगा। और उसका काम कुछ है? हाँ, ये भी दांत भी बोलने में मदद करता है। दांत भी बोलने में मदद करता है। दांत भी बोलने में, दांत भी बोलने में, बोलने में, बोलने में सहायता करता है। दांत भी बोलने में सहायता करता है। कभी कभी जब कुछ आप बाबा वाला लोग को देखो, बूढ़े जो लोग हो गए हैं, आपके दादा वादा लोग होंगे, उनके पास दांत नहीं होगी, अगर उनके पास दांत नहीं होगा तो वो जब बोलते होंगे तो उनकी आवाज पूरी तरीके से आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देता होगा। रीजन क्या सर? दांत से भी, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ो ऋतु लसा नाम दंता, री त वर के जितने भी वर्ड आते हैं वो सब किससे बोले जाते हैं? दांत से। तो वो जब वो ऐसे वर्ड बोलेंगे तो उनका दांत ना होने की वजह से आवाज सफाई, मतलब आवाज में पूरा क्लियरेशन नहीं आ पाता, आवाज पूरी तरीके से साफ नहीं होता। तो ध्यान से देखो दांत। अब एक चीज और पढ़ते हैं दांत के बारे में। क्या भैया आगे हम पढ़ लें दांत के बारे में? बोलो सर दांत के प्रकार पढ़ा दीजिए। लो भैया, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर दांत तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पहला लिखेंगे इंसीजर। पहला क्या लिखोगे? इंसीजर। इंसीजर, पहला दांत लिख लो इंसीजर। इसी को बोलते हैं भैया कृंतक। कृंतक, है ना? कृंतक। दूसरा क्या होता है सर? कैनाइन। दूसरा क्या लिखोगे? कैनाइन लिखेंगे। कैनाइन, कैनाइन। दूसरा दांत लिखो कैनाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में रदनक। रदनक, है ना? आगे तीसरा क्या होगा सर? प्रीमोलर। प्री मोलर, है ना? अग्र चावर्णक। अग्र चावर्णक। चौथा टाइप्स क्या होता है सर? सर मोलर होता है। क्या होता है भैया? मोलर होता है। मोलर को क्या बोलते हैं सर? चावर्णक बोलते हैं। मोलर को क्या बोलते हो भैया? मोलर को सर चावर्णक बोलते हैं, है ना? मोलर को क्या बोलोगे सर? चावर्णक। प्रीमोलर्स, ये ए लिखना, प्रीमोलर्स, यहाँ देखो मिस्टेक हुआ। प्रीमोलर्स, है ना? अग्र चावर्णक। और ये चावर्णक, मोलर्स, कैनाइन, इंसीजर। ध्यान देना, कृंतक का वर्क क्या है सर? इसका काम अगर आपसे पूछे इसका वर्क क्या है, तो बोलो सर इसका काम है काटने का।
आगे का जो दांत दिखता है ये वाला पोर्शन सबसे आगे वाला यहाँ, और यहाँ वाला दांत जो दिखता है सबसे पहले, वो दांत क्या होता है सर? काटने का काम करता है, काटने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है ना। रत्नक का काम सर जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो कुत्ते को यहाँ पे एक बड़ा दांत निकला होता है, यहाँ पे शेर को देखो यहाँ इस साइड, तो जो ऐसे ऐसे जानवर जो ज्यादा मांस का सेवन करते हैं उनके अंदर ये ज्यादा एक्टिव होता है। वैसे हम लोग के अंदर भी है रत्नक, लेकिन उसकी साइज थोड़ी सी छोटी है। और ये काम क्या करता है बोलोगे सर? रत्नक का वर्ग है चीड़ने फाड़ने का। किसका काम? चीड़ने फाड़ने का। जैसे हम गन्ना गन्ना का रस जब चूसते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं बोलोगे सर? यहाँ से फाड़ते हैं ना, ऐसे करके फाड़ते हो, ऐसे फाड़ थोड़ी पाते हैं, यहाँ से फाड़ते हैं। उसी को चीड़ने फाड़ने का कार्य कौन करता है बोलोगे सर? चीड़ने फाड़ने का कार्य जो करता है वो रत्नक करता है। प्रीमोलर अग्रचौड़क सर ये सब पीसने का, दोने, ये देखो ये पीसने का कार्य करता है, पीसने का कार्य, ये भी पीसने का कार्य करेगा। या इसको बारीक बोल दो, इसको पीसने का काम बोल दो। ये दोनों को पीसने, एकदम पीस के बिल्कुल लुगदी बना देंगे, है ना। तो ये दांत के कार्य हो जाएंगे, इंसीजर, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये बात क्लियर है ना। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, क्या भैया? एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? पूछा जाता है बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? कितने दांत पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या था भैया? सर बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत? 20 दांत, है ना। दूध के दांत की दूध के दांत की संख्या, दूध के दांत की संख्या, दूध के दांत की संख्या, लोग सर ये भी दूध के जो दांत की संख्या ये भी सर 20 है, ये भी क्या है? 20 है। कभी कभी पूछ लेगा ना बच्चों के बच्चों के दांत के सूत्र, बच्चों के दांत के सूत्र। एक बात इसको भी नोट करना, बच्चों के दांत के सूत्र को देखो, IC, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक नीचे लिखेंगे इंसीजर, सेम चीज, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद रखना इनटू में 2, इस बात को याद रखो। गिनती एक बनती है क्या सर? यहां पे लिखें 2, ये 1, ये 0 और ये 2। फिर क्या भैया सर? 2 1 देखो 0 2 इंटू 2, यहां पे बिल्कुल अलग इंटू है। कहोगे सर ये पूरा काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 2 गुणा करोगे 2 हो जाएगा। नहीं तो मैथ मत लगाना, यहाँ पे मैथ का रूल लगाओगे तो ये दांत नहीं निकल पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। क्या करेंगे भैया? सब जोड़ लेंगे ऊपर, 2 3 3 2 5। देखो 2 1 3, 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही रहेगा, 3 और 2 5, 5 का ऊपर 2 से गुणा करोगे सर ऊपर 10, है ना। नीचे जोड़ो, 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 और 3 2 5, 5 में 2 से गुणा करो सर 10। 10 दांत ऊपरी जबड़े में, 10 दांत कहां पे है भैया? ऊपरी जबड़े में, 10 दांत ऊपरी जबड़े में। और 10 ही दांत कहां पे है? देखो निचले जबड़े में, निचले जबड़े में। जब बच्चा छोटा होगा तो 10 दांत उसके ऊपरी जबड़े में होंगे और 10 ही दांत भैया सर नीचे जबड़े में होंगे। और 10 दांत ऊपर जबड़े में, 10 दांत नीचे जबड़े में, और दोनों जबड़ों में मिला के दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो इसी दांत को बच्चों को बोला जाता है, बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? तो बोलोगे बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। इन्हीं दांतों को हम बोलते हैं भैया मिल्क टीथ, या इसी दांत को हम बोलते हैं कौन सा टीथ? बोलोगे दूध के दांत। क्लियर है ना? ये बात समझ आई होगी। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना नहीं कि काट के 2 से गुणा करना, यह सबको ऊपर ऊपर जोड़ के 2 से गुणा, नीचे नीचे जोड़ के 2 से गुणा, ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में से आ जाएगी संख्या। तो एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा सर तब तो वयस्क लोगों का भी फार्मूला होगा। हाँ भाई वयस्क लोगों का भी फार्मूला। क्या फार्मूला? बोलेंगे वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं भैया? वयस्क व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में दांत की संख्या। तो जवाब क्या आएगा? वयस्क व्यक्ति में दांत की संख्या कौन है भैया? सर 32 है। वयस्क, अब हम लोग के दांत कितने पाए जाएंगे सर? 32 दांत होंगे। हम लोग के पास कितने दांत भाई? सर 32। जो भी वयस्क हो जाते हैं उन सबके अंदर 32, हम ही लोग के पास नहीं। ठीक है, इसके लिए कोई दंत सूत्र होगा? हाँ भैया वयस्क के लिए भी दंत सूत्र है। कौन सा? सर वही लिखेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर बटे, फिर बनाओगे इंसीजर,
कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बात समझ में आ रही होगी। इनटू में क्या करोगे भैया, 2 करोगे। सर वही गिनती नहीं भाई, थोड़ी सी बदलाव, 21 वहां पे 0 2, यहाँ पे 21 23 लिखना पड़ेगा, याद रखना। इनटू में भैया 2। अब देख ध्यान से देखना, क्या वही तरीका लगाएंगे, हाँ भाई वही तरीका जोड़ने वाला लगाओगे। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दूनी 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत ऊपरी जबड़े में। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दूना 16 दांत निचली जबड़े में। क्लियर ना, 16 दांत ऊपरी जबड़े, 16 दांत नीचे। अगर हम जोड़ेंगे ये कितने दांत हो गए भाई, सर 16 ऊपर 16 नीचे, दोनों दांत जोड़ के 32 दांत हो जाएंगे। बात क्लियर है ना, यहां तक बात समझ में आई। वयस्क व्यक्ति में 32 दांत। अब ध्यान से एक बात मुझे बताओ कि ये तो 32 दांत है, वहां पे कितने दांत थे, 20, और ये कितने भैया 32, ये कितने दांत ज्यादा हो गए भैया, ये दांत हो गए 12 ज्यादा, है ना, 12 ज्यादा। ये दांत जो है 2 बार आते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं इसी को, 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। और 2 बार आने की वजह से द्विबार दंती बोलते हैं। क्या, द्विबार दंती, माने 2 बार आने के बाद द्विबार दंती, द्विबार दंती 20 दांत है। ये 2 दांत कितने, 12 दांत कितने बार, 1 बार आते हैं, 1 बार आते हैं, याद रखना 1 बार आते हैं, 1 बार आते हैं। एक बात और याद रखना, नोट पॉइंट बना लो यहीं पे, क्या भैया, विजडम टीथ, विजडम टीथ, या इसी को बोल दो बुद्धि के दांत, बुद्धि, लिख लो, बुद्धि के दांत कितने होते हैं भैया, सर 4 होते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, नोट कर लेंगे। बुद्धि के दांत कितने भैया, सर 4 है। यहां तक क्लियर हुआ ना बात, कि वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं, जीवन में आने वाले 12 दांत एक ही बार आते हैं, 20 दांत 2 बार आते हैं, 20 दांत जो 2 बार आते हैं उसे द्विबार दंती कहते हैं, वयस्कों में 32 दांत होते हैं। यहां तक बात क्लियर है, बढ़े आगे। अब एक चीज और नोट करो, क्या नोट बनाओगे, माउथ में क्या लिखोगे, नोट बना लो। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे मुख में, ये देखो लिखेंगे भैया, मुख में, मुख में, मुख में लाइपेज, ध्यान देना, लाइपेज लिखे, या लाइपेज ना लिखना चाहो तो यहां लिख लो एमिलेज। क्या, एमिलेज, मुख में एमिलेज एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज भी यहां लिख सकते हो, अगर लाइपेज लिखना तो एमिलेज मत लिखना, एमिलेज लिखना तो लाइपेज मत लिखना। और ऑप्शन अगर बनेगा तो दोनों नहीं बन सकता, अगर दोनों बन भी रहा तो एमिलेज सही मानना है ना। मुख में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, मुख में सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट बना लेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है, मुख से ही पाचन प्रारंभ, मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है, मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है। यहां तक बात क्लियर है ना। एक बात और बताओ, ये क्या भाई, एमिलेज क्या सर, ये एक लार है ना, लार, मुख में ही, देखो मुख, मुख में, मुख में लार एंजाइम पाया जाता है, लार पाया जाता है, लार एंजाइम पाया जाता है, यहां लिख सकते हो लार एंजाइम पाया जाता है। क्लियर है ना, यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़े भैया, देखो एक चीज और नोट करना इसी में, क्या, मुख में, मुख में जब भोजन, जब भोजन पहुंचता है, पहुंचता है,
तब लार का निकलना, तब लार निकलना, तब लार निकलना प्रारंभ, तब लार निकलना प्रारंभ होता है, तब लार निकलना प्रारंभ होता है। क्लियर है ना कि जब तक हमारे मुख में भोजन नहीं जाएगा लार निकलेगा सर, निकलेगा लेकिन उस मात्रा में नहीं निकलेगा। अगर हम लोग को हमेशा लार ही निकलता तो मुंह से लार गिरता रहता है हमेशा। इस वजह से जब भोजन क्या होता है मुख में जाता है तभी लार निकलता है, उसके पहले लार जो है कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा, नहीं तो हमारे मुख से क्या होगा बाहर निकलने लगेगा। ये बात क्लियर है ना। लार का काम क्या भैया सर, लार का कार्य, लार का कार्य, लार का कार्य भोजन को, लार का कार्य भोजन को, भोजन को गीला बनाना, लार का कार्य भोजन को गीला बनाना होता है। जब लार जब हमारे भोजन को गीला बना देगा ना तो आसानी से ग्रास नली के सहारे कहाँ चला जाता है, आमाशय में फिसल के। क्योंकि देखो आमाशय भी आमाशय उसके पहले जो होती लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि जो हमें लार दे रही है ये भोजन को तो लार मिला देगी। जब लार भोजन में मिल जाएगा तो भोजन गीला हो जाएगा, लुगदी बन जाएगा, और जब ये लुगदी बनेगा तो ये आसानी से ओइसोफेगस ग्रास नली के सहारे फिसल चला जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। एक और याद रखना टाइलिन, ये क्या भी है टाइलिन, ये भी याद रखना टाइलिन क्या है। टाइलिन क्या बताओ अब सर, टाइलिन एक लार है ना या एक एंजाइम है, यह एक एंजाइम, अभी इसके बारे में जब डिटेल पूरा और पढ़ेंगे तो और भी बताएंगे। लार एक एंजाइम है, लार क्या भैया, लार एक एंजाइम है, क्या करता है यही स्टार्च को शर्करा में बदल देगा। याद रखना सॉरी स्टार्च को किस में बदलता है, स्टार्च को, स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, बोलोगे सर चेंज करेगा शुगर में, शुगर में। स्टार्च का मतलब मंड को, याद रखना मंड को, मंड को किस में बदल देता है, बोलेंगे बदलता है, मंड को किस में बदलता है, ये बदलता है किस में, शर्करा में। याद रखना मंड को किस में बदलेगा, शर्करा में बदलेगा। यहां तक बात क्लियर है ना। टाइलिन का काम क्या है सर, टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है जो मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है ना। इसी टाइलिन को हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिवरी एंजाइम बोलते हैं। याद रखना इसी मंड को ही हम सैलिवरी एंजाइम बोलते हैं, सैलिवरी एंजाइम बोलते हैं। याद रखना इसी मंड, ये जो एंजाइम दिख रहा है टाइलिन, इसी को क्या बोलते हो, सैलिवरी एंजाइम बोलते हैं। बात इतनी समझ में आई होगी, यहां तक बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा और आगे पढ़ें। देखो सलाइवा जानते हो क्या होता है, सलाइवा या लार सेम वही होता है। सर लार अम्लीय होता है क्षारीय होता है, ये भी याद रखना। लार कैसा होता है सर, लार अम्लीय होता है। लार कैसा होता है, लार अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। लार अम्लीय प्रकृति, लगभग 6 से 7 इसका पीएच करीब में होता है, इसका जो पीएच लगभग 6 और 7 के बीच में होता है। तो इसका क्या होगा, ये लार कैसा होता है, लार अम्लीय होता है ना। बढ़े आगे, तो देखो आगे चलते हैं और एक और लिखते हैं भैया, लिखो माल्टेज एंजाइम। क्या लिखना, माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम का काम क्या होगा, वो सर माल्टेज एंजाइम जो होता है ना ये क्या करता है, माल्टेज शर्करा को, किसको, माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। देखो ध्यान से ये काम क्या करता है, बोलोगे माल्टेज शर्करा को, माल्टेज शर्करा को, माल्टेज शर्करा को, माल्टोज शुगर जिसे बोलते हैं उसको किस में बदल देता है भैया, ग्लूकोज में। किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में। माल्टेज शर्करा को, माल्टोज शुगर को किस में बदल देता है, बोलोगे सर चेंज कर देता है किस में, ये चेंज कर देता है ग्लूकोज में। बात क्लियर है ना यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ये इतनी बात याद रखना, माल्टेज शर्करा को किस में चेंज करेगा, बोलोगे सर ग्लूकोज में चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, माल्टेज एंजाइम, है ना, माल्टेज एंजाइम। आगे बढ़ चले, आगे लिखेंगे ग्रास नली। देखो ध्यान से आगे हम नई लाइन नई हेडिंग पढ़ेंगे, ग्रास नली, ओइसोफेगस पढ़ना भैया, ओइसोफेगस, आइसोफेगस, ग्रास नली।
ग्रास नली। ग्रास नली का वर्क क्या है सर? ग्रास नली का काम इतना है कि ग्रास नली मुख के भोजन को आसानी से कहां लेके जाता है? मुख के भोजन को आसानी से आमाशय में ले जा तक पहुंचाता है। क्या ग्रास नली एक प्रकार की पाइप है और ये भोजन को बस क्या करती है, माउथ से आमाशय में ले जाती है? ग्रास नली में क्या कोई एंजाइम निकलता है? तो बोलोगे नहीं सर, ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं निकलता है। ग्रास नली कैसी बने? तो सर एक पेशी कोशिका है या पेशी नली है ना, एक पेशी नली है। इसमें पाचन कोई होता? सर इसमें कोई पाचन नहीं होता। तो इस सब बात को नोट करेंगे। क्या है ग्रास नली को ही भोजन नली बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देंगे भैया? सर ग्रास नली को भोजन नली कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं, है ना। ये क्या होता है? यह मांसपेशी की बनी होती है, मांसपेशी की बनी होती है, बनी होती है। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 19 से 25 सेंटीमीटर होती है, 19 से 25 सेंटीमीटर होती है, 19 से 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई एंजाइम पाया जाता? सर इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें कोई एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। याद रखना, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। और कुछ लिख लें? हाँ भाई, इसमें एक बात लिख लो, इसमें इसमें श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं, चिपचिपा या म्यूकस। इसमें श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है, श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है, श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है। अब ये श्लेष्म पदार्थ क्या करता है? तो जो श्लेष्म पदार्थ होता ना, ये जो श्लेष्म पदार्थ होता है, ये काम क्या करता है? बोलोगे सर श्लेष्म पदार्थ जो भोजन माउथ से आमाशय में जाता है, इस श्लेष्म पदार्थ की आसानी से फिसल के चला जाता है। ये श्लेष्म काम क्या करेगा? बोलोगे आमाशय से भोजन, आमाशय तक भोजन आसानी से फिसल के पहुंच जाता है। किसकी वजह से? बोलोगे सर इसी श्लेष्म पदार्थ, एक होती ना प्रतिक्रिया क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्रिया क्रिया के द्वारा ऐसा होता है, भोजन निगलने की प्रक्रिया होती है रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। आगे चलें, चलें देखो, ये भोजन को चिकना बना देगी श्लेष्म पदार्थ, तो भोजन आसानी से बोलोगे आमाशय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एक चीज और याद रखना, अब आगे हेडिंग यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब ग्रास नली के बाद हम अगला हेडिंग बना लो आमाशय। यहां तक क्लियर है ना? यहां देखो आमाशय, अगली हेडिंग बनाएंगे भैया आमाशय। आमाशय क्या है? स्टोमक। ध्यान देना इस बात पे, स्टोमक क्या है? सर आमाशय जो होता है, ये इसके बारे में, आमाशय में भोजन जो होता है 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है। यहीं से भोजन मथा जाता है, सभी जो जठर रस इसमें से निकलते हैं वो सब मिलते हैं, और उसके बाद जैसे HCl हो जाएगा, और जठर रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन, ये सब इसमें मिलते हैं। तो भोजन का मथना होता है। भोजन जब मथ जाएगा तो यहीं से पाचन आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा पाचन होना चालू हो जाता है, और यहाँ से भोजन पचना जब चालू होगा तो बड़ी छोटी आंत में जाएगा, पूरी तरीके से पच जाएगा। यहीं से लिखते हैं। तो पहली बात लिखिएगा, आमाशय जे शेप का होता है। आमाशय, एक एक बात को धीरे धीरे नोट करते चलिए। लिखेंगे आमाशय, आमाशय जे आकार का होता है, जे आकार का होता है, जे आकार का होता है, जे आकार का होता है। आमाशय किस आकार का भैया? जे आकार का होता है। किस आकार का? जे आकार। देखो अभी हम सुने ना, पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ में हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात और निकलो कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। नोट कर लो, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बो
हाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पच गया होता है भैया? बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट तो हमारा माउथ में ही पच गया होता है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे नहीं होता? तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। याद रखना, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहेगा? बोलोगे सर आमाशय में भोजन, आमाशय आमाशय में भोजन, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक रहता है। इस बात को भी फोकस करिएगा कि हमारे आमाशय में भोजन कितने घंटे तक स्टोर रहता है? तो 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है। उसके पीछे कारण क्या भैया? उसके पीछे कारण ये है कि जो 3 से 4 घंटे तक भोजन रहेगा तो जो जठर रस निकलेगा वो पूरी तरह से मिक्सअप करेगा, मिलाएगा, और साथ साथ ये भी कंडीशन होती है कि जो भोजन होगा उसको मथने का भी काम होता है, ताकि मथ के बिल्कुल बारीक कर दिया जाए। इसी वजह से भोजन को 3 से 4 घंटे तक आमाशय अपने अंदर रोकता है ना, ये चीज याद रखना। आमाशय की दीवार से एक रस निकलता है, इससे भी बात को नोट करो। आमाशय की दीवार से, आमाशय की दीवार से, आमाशय की दीवार से, दीवार से नहीं बल्कि आमाशय की दीवार पर लिखिए, दीवार पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जो जठर रस, जो जठर रस का श्रावण करती है, जो जठर रस का श्रावण करती है। यहां तक बात क्लियर है ना? जो जठर रस का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। जठर रस किसको होगा? बोलोगे सर जठर रस में अम्लीय होता है। जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है। तो एक सवाल और बन जाएगा कि आमाशय में भोजन किस अम्लीय प्रकृति में होता है, क्षारीय प्रकृति में? बोलोगे सर जब जठर रस अम्लीय होता है, इस वजह से जब भोजन आमाशय में जाएगा तो जठर रस अम्लीय होने के कारण जो भोजन होता है वो पूरी तरीके से अम्लीय होगा। पूरी तरीके से क्या होगा? बोलोगे सर पूरी तरीके से अम्लीय होगा। चले आगे नोट करेंगे। देखिए आगे एक बार इस बात और नोट करिए, जठर रस, जठर रस, जठर रस में कौन कौन से रस हैं? सर 3 रस हैं। 1 2 3, 1 2 3। कौन सा रस भैया? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या होता है भैया? पेप्सिन, पेप्सिन। तीसरा रस क्या होता है? सर रेनिन, रेनिन। याद रखना। कौन कौन से रस हैं? सर 3 रस हैं, HCl, पेप्सिन और रेनिन। याद रखिए HCl, पेप्सिन और रेनिन। देखना है जो जठर रस होता है इसमें किस किस का कंपोजिशन होता है? कौन कौन से संगठन है? सर जल, और क्या? श्लेष्म पदार्थ, और क्या पाया जाता है? सर और पाया जाता है भैया क्या क्या? लवण। सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? सर जल की। कितना? 98 से 99%। मैक्सिमम क्या पाया जाता है? सर जल पाया जाता 98 से 99% जल ही होता है, बाकी श्लेष्म और लवण। श्लेष्म का काम क्या है? सर जो आमाशय की दीवार है ना, अच्छा इसके बारे में नोट कर लेंगे फिर हम बताएंगे। देखिए ध्यान से, HCl का क्या काम है? ध्यान से देखना। HCl का वर्क क्या है? भोजन को, HCl का वर्क लिख लेंगे, भोजन को, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? सर भोजन को अम्लीय बनाता है। और क्या करेगा? हानिकारक, हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय। जैसे जो भी पॉइजनिंग चीज या फिर जो हम साग सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर जो दवाएं पड़ी रहती हैं, वो जब हमारे पेट के अंदर हमारे आमाशय में जाता तो वो नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से HCl क्या करेगा? बोलोगे सर इस वजह से HCl क्या करता है? उसको निष्क्रिय कर देता है, जो हानिकारक पदार्थ है वो निष्क्रिय कर देता है। और एक चीज और याद रखना, जो भी भोजन पेट आमाशय में चला जाएगा भोजन को सड़ने से भी बचाएगा, भोजन को, भोजन को
सड़ने से भी बचाता है। और याद रखना एक और चीज काम करता है HCl। HCl का और काम क्या है सर? हड्डी को भी बचाता है, हड्डी को भी बचाता है, हड्डी को भी बचाता है। यहां तक क्लियर हो जाएगा ना? यहां तक बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है ना? पेप्सिन का वर्क लिख लेंगे। पेप्सिन, यह सर लिखना भाई, इसके बारे में लिख लो। पेप्सिन के बारे में क्या लिखना? यह भोजन के प्रोटीन, यह भोजन के प्रोटीन को, भोजन के प्रोटीन को पेंटोन्स, किस में बदलेगा? प्रोटीन को पेंटोन्स, पेंटोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है ना? पेंटोन और पॉलीपेप्टाइड, देखो पेंटोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अब यही चल के आगे ना, जब यही पेंटोन्स और पॉलीपेप्टाइड जब आगे बढ़ेंगे तो ट्रिप्सिन रस, जब ट्रिप्सिन रस मिलेगा छोटी आंत में, तो वहां ये क्या हो जाते हैं? अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। वहां चीजें हम पढ़ेंगे। रेनिन का काम क्या है? दूध में विलेय जो प्रोटीन होता है, दूध में विलेय प्रोटीन, दूध में विलेय प्रोटीन। अब दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बोलोगे सर केसिन प्रोटीन। यहां नोट कर सकते हो, केसिन। दूध में विलेय प्रोटीन को अब बचाता है क्या? विलेय प्रोटीन को ठोस एवं दही, क्या लिखो? ठोस एवं दही, विलेय प्रोटीन को ठोस एवं आविलेय दही लिख लेंगे। आविलेय दही के रूप में बदलता है, दही के रूप में बदलता है। याद रखना, दही के रूप में बदलता है, दही के रूप में बदलता है। यहां तक बात क्लियर है ना? एक और बात याद रखना, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? एक और नाम लिख लो, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। इसमें लिखेंगे क्या भैया? यह वसा को अपघट्य करता है ना? वसा को अपघटन करता है। वसा का अपघटन कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का अपघटन करता है, वसा का अपघटन करता है, वसा का अपघटन। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी ना? इसके बाद ये देखो, यहीं से आगे पढ़ेंगे ग्रहणी का पाचन, ग्रहणी में पाचन। तो ये बस आज इतना ही रखें, है ना? आज इतना ही रखेंगे। इसके बाद अगली क्लास हम अगले दिन करेंगे। तो बस आप इतनी बात ध्यान से देखिए, जो भी चीज पढ़े हैं उसका नोट्स बनाते जाइएगा। इतना 100% जानिए। अगर आप इस पॉइंट्स को नोट्स कर लोगे, जैसे देखो जठ रस के कुछ पॉइंट्स हुए और ये आमाशय के जो पॉइंट्स हैं, ठीक इसी प्रकार से ग्रास नली के जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप बढ़िया से तैयार कर ले जाओगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 100, जैसे जितना भी 21 और 22 नंबर जो आ रही है बायो की, वो पूरी की पूरी आपकी तैयार होगी। और मैं बताता हूँ बहुत बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, है ना? बहुत बेहतर कंटेंट मैं दूंगा। बस आप क्या करेंगे? पेशेंस के साथ चीजों को सीखते चलिए भैया। जितना बेहतर स्कोर करेंगे उतना है ना? क्योंकि ऑफलाइन जो ब्रांच हमारी है, ध्यान से देखना कि जो ऑफलाइन ब्रांच है, ये ऑफलाइन ब्रांच माहुल में है ना? माहुल में कहां पे सर? यूनियन बैंक देखे होंगे, यूनियन बैंक। इस यूनियन बैंक के पास है ना? यूनियन बैंक के बस एकदम यूनियन बैंक के पास है। तो आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास में देखो पूरी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश चल रहा है ना? ऑफलाइन क्लास में इंग्लिश है, मैथ है, मैथ और साइंस मैं ही पढ़ाता हूँ भाई। मैथ है, साइंस है ना? सोशल की भी क्लास है, सोशल साइंस की भी क्लास है। और जाके इसी के साथ साथ एक और क्लास कौन सी छूट रही भाई? हिंदी की क्लास। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ से, ये 5 सब्जेक्ट। तो इन अगर बेहतर एजुकेशन से जुड़ना है और बेहतर से बेहतर चीजों को हमें करना है, तो इससे एक बार ब्रांच से जुड़ो, एक बार डेमो क्लास तो जरूर लो। एक बार डेमो क्लास लो भाई,
डेमो क्लास लेके अनुभव करो क्या हमको बेहतर चीजें मिल रही हैं तो आप। और अच्छा व्हाट्सएप से कनेक्ट होना है नोट्स के लिए तो 6394 32 32 94 नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बस कनेक्ट करके आप व्हाट्सएप से कुछ नोट्स आप ग्रहण कर सकते हैं। कुछ पूरी नोट्स नहीं मिल पाएगी आपको कि जो पेड बच्चे हैं वही नोट्स पूरा पाते हैं, तो पूरी नोट्स नहीं मिल पाएगी, बल्कि यूट्यूब के सहायता से कुछ ना कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ब्रांच में ज़्यादा मज़ेदार क्लास चलती है, ज़्यादा अच्छे से चलती है। वहाँ पे हर हफ्ते टेस्ट रखा जाता है तो उससे एनालिसिस किया जाता है बच्चे की क्या हालात है। तो ठीक है यूट्यूब से भी पढ़िए। और आप लोग थोड़ा सा अगर बेहतर कंटेंट आपको लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप एक काम करिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा वही सब्सक्राइब करिएगा। और जो ताकि हमारा भी परिवार क्या हो जाए, धीरे धीरे बढ़ जाए, है ना। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। देखो इंग्लिश की क्लास भी 2-1 दिन में चालू हो जाएंगी, इंग्लिश की भी वीडियो आपको मिलना चालू हो जाएंगी, है ना। तो सर से बोले गए हैं, सर तैयार हैं, 2-1 दिन में वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखेंगे बस भैया, आज के लिए इतना। तो आज ठीक है।